नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं, एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल भी है। इन सब को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल कंटेंट की मात्रा आज उतनी नहीं है जितना नॉर्मल डेज पे होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप मतलब इस पर्टिकुलर पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में जाके आप स्टडी मटेरियल सेक्शन से इस पर्टिकुलर टेलीग्राम मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और www.harshitdwivedi.com मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आप नंबर से लॉगिन करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके रिकॉर्ड्स में काम आती है। इसके साथ साथ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो लेटेस्ट कोर्स को चेकआउट करने के लिए। करंट अफेयर्स एनालिसिस को शुरू करते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर एनालिसिस में जो पहली न्यूज है वो है मेंबर्स ऑफ द कोरियन सिविक ग्रुप ड्यूरिंग अ रैली एट जापानीज एम्बेसी इन सियोल। देखिए, जापान का जो फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब क्या होता है कि किसी भी पावर प्लांट को चलाने के लिए, चाहे वो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हो, कोल पावर प्लांट हो, या फिर आप कह लो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, तो जो गर्मी पैदा होती है उस गर्मी को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, तो पानी गर्म हो जाता है। अब यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पानी इस्तेमाल होगा वो रेडियो एक्टिव वाटर है। अब जापान इस रेडियो एक्टिव वाटर को ट्रीट करके सीधे सीधे ओशन में वापस डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है। ओशन से ही पानी खींचा था, इससे ठंडा कर लिया ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूल को जलने के बाद, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी आ गई इस पानी में। इस रेडियो एक्टिव पानी को थोड़ा बहुत ट्रीट किया। अब कितना भी ट्रीट कर लो, एक पानी को पूरी तरीके से रेडियो एक्टिविटी नहीं जाएगी, और अब इस रेडियो एक्टिव पानी को वापस से जापान ओशन में डंप कर रहा है। इस बात को लेके यहां पे कोरिया के मेंबर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना भी इस पर्टिकुलर स्टेप से नाराज है। जापान का ये स्टेप एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है, लॉन्ग टर्म में ओशंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए दुनिया भर की कंट्रीज जापान से इस समय पे नाराज है। लेकिन जापान ये बोल रहा है कि साहब हम करें क्या, इस पर्टिकुलर पानी को डिस्पोज करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो दिस इज बेसिकली अ सीरियस इशू, ठीक है ओवरऑल। इसीलिए अब देखिए, जापान जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जो पावर प्रोड्यूस करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, ये हम यहां पे देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि थर्मल बेस्ड पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए हम उसको डिस्करेज करते हैं। उसको डिस्करेज करके हम न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट बनाने की बात करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट भी किस हद तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपके काम आ सकती है। आगे चलते हैं, अगली न्यूज है इलेक्ट्रोलिसिस गिविंग अ वाटर अ शॉक। एक साइंस का पेज है आज, उस पर्टिकुलर पेज में इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में बता रखा है। देखिए, यहां पे कोई नई इन्वेंशन की बात नहीं हो रही है। ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो ह्यूमन एंडेवर होता है, साइंटिफिक एंडेवर, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो हर चीज को तोड़ तोड़ के किस पर्टिकुलर बेस से वो चीज बनी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर फिनोमेना 3 इडियट्स नाम की मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें भी दिखाया गया कि आमिर खान हर चीज खोल देता था, फ्रिज खोल देता था, वॉशिंग मशीन खोल देता था और अंदर थीसिस करता था कि क्या चल रहा है। तो जो साइंटिफिकली इंक्विजिटिव लोग होते हैं उनके अंदर नेचुरली ये चीज होती है कि हाँ भाई, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट, मशीन किस प्रकार से काम करती है वो उसको चेक करना चाहते हैं। इसी पर्टिकुलर साइंटिफिक एंडेवर ने एक डिस्कवरी की थी 1800 में। 2 अंग्रेजी साइंटिस्ट, एक थे विलियम निकोलसन और एक थे एंथोनी कार्लाइल। इन्होंने 1800 में एक टेक्निक का इजाद किया जिसका नाम था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल डिकम्पोजिशन की एक टेक्निक है जिसमें लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करके आप उस लिक्विड को आयंस में तोड़ देते हो। तो पानी के थ्रू यहां पे एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, किसके द्वारा? विलियम निकोलसन के द्वारा और एंथोनी कार्लाइल के द्वारा। ओवरऑल इस पानी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे गए, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड है निगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपने पास खींचेगा, और एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, वो निगेटिवली चार्ज आयंस को अपने पास खींचेगा, और इससे H+ और ऑक्सीजन O2- आयंस यहां पे पैदा किए गए। ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आज की डेट में इलेक्ट्रोलिसिस नाम का ये प्रोसेस कॉमर्शियल सेक्टर में
और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करने में इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में भी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जिसका इजाद 1800 में किया था इन दो इंडिविजुअल्स ने, वो आज की डेट में ह्यूमैनिटी को किस प्रकार से मदद कर रहा है ये हम देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ भी आप कह सकते हो कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में भी आपके काम की है, ठीक है। और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इनोवेशंस इन द पास्ट, इन सब चीजों में भी आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है और हो सकता है कि ऐसे वगैरह में डिस्कशन में और किसी पर्टिकुलर साइंस एंड टेक से रिलेटेड आप कह लो टॉपिक में आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कोट करके कुछ एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हो। फिर भाई एक्स स्कॉटिश लीडर, स्कॉटलैंड की जो पुरानी फर्स्ट मिनिस्टर थी निकोला स्टर्जियन, इनको भैया अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के फाइनेंसेस में कुछ घपला करने के लिए अभी के लिए अरेस्ट किया गया था। इनके ऊपर प्रोब चलाई जा रही है, अरेस्ट करके इनको छोड़ दिया गया। इनके 2 एसोसिएट्स को अभी के लिए छोड़ा गया, लेकिन ये थोड़ी मुसीबत में है। तो फॉर्मर स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन, जिन्होंने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया स्कॉटलैंड में एक डेकेड के लिए, इनको अरेस्ट किया गया और क्वेश्चन किया गया कई घंटों तक संडे को पुलिस के द्वारा। इनके फाइनेंसेस को और किस प्रकार से जो फाइनेंसेस इनको दिए गए थे स्कॉटलैंड के रेफरेंडम के लिए, उसमें इन्होंने क्या खर्चा किया, क्या खर्चा नहीं किया, इसके अंदर यहां पे इंक्वायरी हो रही है। तो यहां पे रिपोर्ट क्या निकली कि पुलिस स्कॉटलैंड said a 52-year-old woman was detained on Sunday morning as a suspect in connection with the ongoing investigation into the funding and finances of Scottish National Party। तो ये बेसिकली 52 साल की लेडी खुद निकोला स्टर्जियन थी। तो ये ब्यूटी होती है दोस्तों डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के अंदर आप कितने भी पावरफुल रहे हो, कितने भी इन्फ्लुएंशियल रहे हो, आप ओवरऑल पकड़ के अकाउंटेबल कर दिए जाओगे। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चाइना के अंदर सोचो कभी शी जिनपिंग के अगेंस्ट ऐसा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। हालांकि अभी के लिए निकोला स्टर्जियन को रिलीज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, लगातार आइडेंटिफाई कर रही है सस्पेक्ट्स को ब्रिटिश पुलिस। और अगर आप देखो तो निकोला स्टर्जियन के साथ 2 और लोगों को स्कॉटिश नेशनल पार्टी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया था। एक थे कॉलिन बेटली जो कि ट्रेजरर थे और पीटर मिरल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे। पीटर मिरल यहां पे निकोला स्टर्जियन के पतिदेव हैं, ठीक है भाई। तो ये जो इंटरव्यू हुआ या फिर कह लो जो क्वेश्चनिंग हुई है, ग्रिलिंग हुई है, आप कह लो इंक्वायरी हुई है, इसमें आप कह लो वॉलंटियरली पार्टिसिपेट किया है पीटर मुरल ने भी, कॉलिन बेटल ने भी और निकोला स्टर्जियन ने भी। इल्जाम क्या है? इल्जाम ये है स्कॉटिश पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन ओपन किया था 2021 में कि कैसे 600,000 पॉइंट्स, 6 लाख पाउंड्स को, मतलब $7,54,000, एक पाउंड को आप 100 रुपए मान लो, तो 6 लाख पाउंड कितना हो गया? लगभग आप कह लीजिए 6 करोड़ रुपए हो गया। तो 6 करोड़ रुपए में कुछ घपलेबाजी से यहां हुई है, इसलिए यहां पे क्वेश्चनिंग वगैरह की जा रही है। वैसे तो मैं बोलूंगा कि निकोला स्टर्जियन जिस लेवल पे खड़ी हैं, 6 करोड़ रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट हाँ पैसों की अकाउंटिंग होती है और वो प्रॉपर होनी चाहिए। यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा, निकोला स्टर्जियन के बाद स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताइए। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर न्यूज आपको कौन से जीएस पेपर के रिस्पेक्ट में काम आएगी? तो भैया इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनली चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिसी और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, इस पर्टिकुलर हेड के अंदर जीएस पेपर 2 में ये निकोला स्टर्जियन वाली न्यूज आपके काम आ सकती है। और अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में भैया यूपीएससी में आपको सब पता ही होना चाहिए, रेड पिटीशन फाइल करके ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। यूपीएससी इज द किंग, वो अपने हिसाब से पेपर बनाएंगे, अपने हिसाब से सिलेबस के लिमिट को डिसाइड करेंगे। आगे, सेंटर टू कंप्लीट 3G डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स बाय ईयर एंड। क्या है भाई यहाँ पे? केंद्र की सरकार प्लान कर रही है टू कंप्लीट 3G डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल म्यूजियम्स अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय 2023 एंड फॉर बेटर कंजर्वेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। यहां पे जीएस पेपर 2 के अंदर वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स, उसके साथ साथ इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे थोड़ा दूर दूर तक आप कह सकते हो इस टॉपिक को एसोसिएट कर लो। मेनली ये टॉपिक एसोसिएट होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। तो जीएस पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो ई गवर्नेंस है, ये ई गवर्नेंस के अंदर आप इस 3D डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स को कंसीडर कर सकते हो। तो सलार जंग म्यूजियम जो हैदराबाद में, इलाहाबाद म्यूजियम जो प्रयागराज में, इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता में है, उसके साथ साथ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, नेशनल म्यूजियम और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इन सबको अगर देखो तो डिजिटाइज किया जाएगा। यहाँ पे 3D डिजिटाइजेशन होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर 10 म्यूजियम्स है वो भी यहाँ पे डिजिटाइज होंगे। उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो 44 लोकेशंस में म्यूजियम साइट्स हैं वो भी यहाँ पे डिजिटाइज होंगी।
तो भैया इन म्यूजियम्स का 3D डिजिटाइजेशन हो रहा है, विजिटर्स को नए वेज मिलेंगे टू एक्सेस एंड एक्सप्लोर द कलेक्शन। 3D मॉडल्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में वर्चुअल रियलिटी लर्निंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाएगा, 3D प्रिंटिंग की जाएगी इन जगहों की, ताकि ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी बैठ के 3D डायमेंशन में आप इन पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स को, इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देख सको। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल डाटा इनका इकट्ठा किया जाएगा। कल्चर मिनिस्ट्री के सोर्सेज का ये भी बोलना है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करेगी। ये जो 3D डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, ये जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है ह्यूमन सेंटर्स डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग के द्वारा। जतन एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जिसमें इमेज कॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत से फीचर्स हैं। तो 3D डिजिटल गैलरीज यहां पे बनाई जाएंगी, पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू वेब, मोबाइल एंड टच स्क्रीन कायोस्क्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पे, व्हाई आर यूट्यूब क्रिएटर अकाउंट्स विद लार्ज फॉलोइंग्स टारगेटेड बाय हैकर्स। अब देखिए यहां पे हुआ क्या। 5 जून को एक वेटरन इंडियन जर्नलिस्ट है बरखा दत्त, इनका नाम भी आपको सुना होगा, इनका ईमेल अकाउंट हैक हो गया और इनका एक यूट्यूब डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है मोजो स्टोरी, इसको भी साइबर क्रिमिनल्स ने हैक कर लिया। उसके बाद इनकी सारी वीडियोस को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। हालांकि यूट्यूब को रिपोर्ट किया बरखा दत्त जी ने, यूट्यूब ने यहाँ पे इस पूरे इवेंट को ब्लॉक कर दिया और कहीं ना कहीं कंटेंट रिट्रीव कर लिया गया। चैनल आज की डेट में प्रेजेंट है। उसी प्रकार से एक एक्टर कॉमेडियन है तन्मय भट्ट, एक यूट्यूबर है अब्दुल रोजिक, इनके अकाउंट्स भी कॉम्प्रोमाइज हुए थे। अब अकाउंट से कॉम्प्रोमाइज करने की वजह क्या, वजह यह है कि ये वो चैनल्स होते हैं जहां पे ओवरऑल जो यूजर बेस है, जो फॉलोइंग है इन चैनल्स की, वो बहुत ज्यादा है। हैकर ज्यादातर केस में जब ये हैकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद एक रैंसम डिमांड करते हैं जिससे वो पैसा वगैरह कमा लेते हैं, या फिर वो रैंसम ना डिमांड करके जो ऑडियंस है उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की, उसके सामने उल्टे सीधे स्पैम लिंक्स, ठीक है ना, कंट्रोवर्शियल कंटेंट को अपलोड करना शुरू हो जाएंगे, साइट के ओरिजिनल कंटेंट को बदल देंगे, साइट के नाम, टाइटल, इन सब चीजों को बदल देंगे। तो मैलिशियस वेबसाइट्स और मालवेयर को डिप्लॉय करके ओवरऑल ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। इनफैक्ट जो उस पर्टिकुलर चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर चैनल का एक्चुअल ओनर होता है, वो तक उस पर्टिकुलर चैनल की वीडियोस पे ना कमेंट कर पाता है, ना मैसेज कर पाता है। पूरी तरीके से ओवरऑल उसका जो कंट्रोल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, अब खास बात यहां पे समझते हैं कि ऐसा होता क्या है, इसके लिए ऐसा होता कैसे है। सोशली इंजीनियर्ड फिशिंग कैंपेन्स चलाए जाते हैं, सेशन टोकन की मदद से इन पर्टिकुलर यूट्यूब अकाउंट्स का एक्सेस लिया जाता है। इसको पास द कुकी अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, गूगल की थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने पास द कुकी अटैक को एक्सप्लेन किया। टिपिकल अटैक में होगा क्या कि YouTube अकाउंट का जो भी ओनर है उसके पास पहले एक ईमेल आएगा, ऐसा लगेगा कि वो एक ईमेल किसी जेन्युइन ब्लॉगर कंपनी की तरफ से आ रहा है और शुरुआती मेल में कोई भी सस्पिशियस लिंक या फाइल नहीं होगी। तो पहली बार आपके पास मेल आए, एक जेन्युइन सोर्स से आपको लग रहा है कि मेल आया, ठीक है ना। तो अब देखिए YouTube, गूगल, इन सब के अकाउंट से मेल आया तो ऑब्वियसली बात हो जेन्युइन होता है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मेल आपके पास आता है आज की डेट में, फिशिंग और मालवेयर कैंपेन्स इतने बड़े स्केल पे चलाए जा रहे हैं कि कोई समझदार आदमी होगा तो थोड़ा बहुत समझ ही जाएगा कि हाँ भाई ये मेल गड़बड़ जगह से आ रहा है। तो सबसे पहले तो कन्विंस करवाना जिसको आप मेल भेज रहे हो कि हाँ भाई मेल जेन्युइन सोर्स से, और वो कन्विंस करवाने के लिए पहली बार में उसमें कोई उल्टा सीधा मालवेयर स्पैम लिंक नहीं होता है। तो एक बार इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर अकाउंट पर भरोसा हो गया तो दूसरी बार सब्सिक्वेंट मेल्स में जिप्ड फोल्डर्स और लिंक्स भेजे जाते हैं। वो जिप्ड फोल्डर्स और लिंक्स आप खोलोगे तो आपको लगेगा कि अंडर वर्ड और पीडीएफ फाइल्स हैं, बट वो एक्चुअली में वर्ड और पीडीएफ फाइल्स नहीं होती हैं, वो मालवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और जो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, मालवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो इनको जल्दी स्कैन कर नहीं पाएगा, क्योंकि इन पर्टिकुलर फाइल साइजेस का जो मतलब आप कह लो जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये जो पीडीएफ वर्ड फाइल्स होंगी इन फोल्डर्स में, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अर्जेंट बेसिस पे आपके कंप्यूटर का एंटीवायरस उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, और होगा ये कि इस मालवेयर को आपके कंप्यूटर के सेशन टोकन का एक्सेस मिल जाएगा, आपके कंप्यूटर के ब्राउजर्स में सेव्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाएगा, और ब्राउजर में सेव्ड इंफॉर्मेशन में पासवर्ड और कुकीज भी होती हैं। तो इनका इस्तेमाल करके ये हैकर्स आपके YouTube अकाउंट का एक्सेस गेन कर लेते हैं। ठीक है ना, उनके लिए उनको लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा जो पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट का, या फिर कह लो किसी भी SBI की नेट बैंकिंग का, या फिर YouTube का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूरी है उस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सेस पाने के लिए। जी नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक मालवेयर आ गया
और उस मालवेयर को आपके कंप्यूटर के सेशंस टोकन का एक्सेस मिल गया और आपके ब्राउजर्स की सेव्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल गया, तो वो सीधे सीधे इस सेव्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके यूट्यूब अकाउंट में एंट्री मार जाएगा। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑटो पॉपुलेट का ऑप्शन को एक्टिवेट कर रखा होगा। मतलब जैसे आप जीमेल पे जाओगे, आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड वाला जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्राउजर में अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन को सेव करके रखा हुआ है। कई बार देखा होगा कि आपने अपना लॉगिन आईडी और जैसे पासवर्ड डाला वैसे ही डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड इस तरीके से करके आपका ब्राउजर बोलता है, तो बहुत सारे लोग कन्वीनियंस के लिए यस दबा देते हैं। तो उसमें होता यह है कि ब्राउजर में आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन हो जाती है सेव। तो जब कोई फिशिंग या मालवेयर अटैक होगा तो तुरंत आपका ब्राउजर के थ्रू इस पर्टिकुलर लॉगिन आईडी पासवर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। उस पर्टिकुलर हैकर को लॉगिन आईडी पासवर्ड ढूंढने की भी जरूरत नहीं है और आपके यूट्यूब का अकाउंट का एक्सेस चला जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये बोलना है कि यूट्यूब ने प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स को एक्टिवेट नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब की आईडी में फोटो बदलने के लिए, प्रोफाइल पिक्चर को बदलने के लिए 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन को, ऑथेंटिफिकेशन को एक्टिवेट नहीं किया गया। ओके, तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल। तो इनको रोकने के लिए किया क्या जा सकता है? तो देखिए, गूगल ने 2021 में बोला कि वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि डिटेक्शन मेथड्स को इंप्रूव करें, उन टूल्स और फीचर्स को लेके आया जाए जिससे जो थ्रेट एक्टर्स हैं, जो हैकर्स हैं, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। उसके साथ साथ अगर कोई अकाउंट हाईजैक हो जाता तो उसकी ऑटो रिकवरी यहां पे कराई जाए। ठीक है ना? यूट्यूबर्स रिपोर्टेड इंसिडेंट्स और कमेंट्स के आधार पर चीजों को जल्दी आइडेंटिफाई करें। इस हिसाब से जो यूट्यूब का खुद का इंटरनल मैकेनिज्म है वो भी मैसेजेस और कमेंट्स के आधार पर जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया, तो उसके ऊपर लॉक लगाया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से उसके ऑथेंटिक ओनर के पास रिस्टोर किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगर हम ये सब कर सकते हैं तो थ्रेट एक्टर्स से हमारा अकाउंट हाईजैक नहीं होगा। यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स की भी एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बननी है। फिशिंग अटैक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करना, अनवेरिफाइड सोर्सेज और अननोन सोर्सेज से कोई लिंक आ रहा है, कोई मेल आ रही है, उसको चेक ना करना, उसको ओपन ना करना में ही भलाई है। वैसे ये आर्टिकल मेरे काम का भी बहुत है। आगे चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ थाईलैंड इलेक्शंस। थाईलैंड में क्या हुआ? वैसे तो मैंने ओवरऑल इस टॉपिक को पहले कंप्लीट किया है, बट ठीक है, आज ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करता हूं। थाईलैंड के अंदर आपको पता है मोस्ट फॉरवर्ड पार्टी जीती है सबसे ज्यादा इलेक्शंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीटें मोस्ट फॉरवर्ड पार्टी को थाईलैंड की पार्लियामेंट में, जो उनका लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 500 सीटों का, उसमें 151 सीट्स मिली हैं। ओके, और इसके बाद नंबर आता है किसका? फ्यू थाई पार्टी का। फ्यू थाई पार्टी को यहां पे कितनी सीटें मिली हैं? तो फ्यू थाई पार्टी को यहां पे 141 सीट्स मिली हैं। और ये दोनों ही डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यहां पे एमएफपी पार्टी के जो हेड हैं, आपके जो लीडर हैं, क्या नाम है इनके लीडर का? तो भैया पीता लिमजुनराट। तो ये जो पीता लिमजुनराट है, उन्होंने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूंगा। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि 2017 में जो थाईलैंड की मिलिट्री सरकार थी, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया था थाईलैंड के अंदर, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के चलते जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे इलेक्शन जीत रही है वो ऑटोमेटिकली सरकार नहीं बना सकती। उसमें एक कैच आ गया। अब कैच कैसे आ गया? आपको पता होना चाहिए, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें 500 सीटें हैं थाईलैंड के अंदर, और जो इनका सेनेट है उसमें 250 सीटें हैं। अब सेनेट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता थाईलैंड के लोगों के द्वारा, सेनेट में लोगों का, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है, और ज्यादातर ये अपॉइंटमेंट थाईलैंड की मिलिट्री की तरफ से होता है। अब ओवरऑल अगर आपको मेजॉरिटी बनानी है, मेजॉरिटी सरकार बनानी है थाईलैंड के अंदर, तो 500 प्लस 250, 750 में से मेजॉरिटी क्लेम करनी। 750 का आधा होता है 375। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी है उसके पास 376 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे 151 सीट नंबर 1 पार्टी के पास, दूसरी के पास 141, तो ये मिला के भी 376 नहीं पहुंच रहे। इनफैक्ट यहां पे 8 पॉलिटिकल पार्टीज का कॉलिशन बनाया जा रहा है, और इस 8 पॉलिटिकल पार्टी के कॉलिशन के पास सीटें कितनी हैं? 313, और इनको मेजॉरिटी बनाने के लिए चाहिए कितनी? 376। तो भले ही प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज यहां पे इलेक्शन जीती हैं, बट इनके लिए यहां पे सरकार बना पाना काफी मुश्किल होने वाला है। अभी के लिए थाईलैंड के लीडर कौन है? तो थाईलैंड के लीडर है प्रायुत चान-ओ-चा। प्रायुत चान-ओ-चा की बात की जाए तो ये भी कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बदल चुके हैं। इनकी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड थाई नेशनल पार्टी, ठीक है ना,
इसने कितनी सीटें जीती? केवल 36 सीटें जीती। इससे पहले जो प्रयुत चैन-ओचा जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पलांग प्रचारक, इसने कितनी सीटें जीती हैं? इसने 40 सीटें जीती हैं। ओके, एक और पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे, द भोमजिथाई, जिसको प्राउड टू बी थाई भी बोला जाता है, इसने 71 सीटें जीती हैं। तो बेसिकली थाईलैंड के अंदर इलेक्शंस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ठीक ठाक साइजेबल अमाउंट में सीटें जीत रही हैं। अब उसमें हो प्रॉब्लम ये रही है कि जो यहाँ पे मिलिट्री बैक आप कह लो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मिलिट्री बैक कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री रूलर्स को एक नेचुरल एडवांटेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेनेट के अंदर जितने भी अपॉइंटेड मेंबर्स हैं वो मिलिट्री अपॉइंटेड मेंबर्स हैं। तो सेनेट के मेंबर्स अगर बड़ी क्वांटम में किसी एक पर्टिकुलर फैक्शन को सपोर्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पावर में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं थाईलैंड की हिस्ट्री को। थाईलैंड में आया सियामीज रेवोल्यूशन और एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई 1932 में। उसके बाद अगर आप देखो तो थाईलैंड में 13 बार मिलिट्री तख्ता पलट कर चुकी है। ठीक है, मिलिट्री जनरल्स और सिविलियन पॉलिटिशियंस के ऊपर जो लड़ाई है वो अक्सर कर थाईलैंड में होती है, बहुत कॉमन है। 2001 में थाईलैंड में पहली इलेक्टेड सरकार आई जिसने 4 साल का टेन्योर पूरा हुआ और इसको लीड कर रहे थे पुलिसमैन टर्न टेलीकॉम जाइंट मिस्टर थक्सिन शिनावात्रा। ठीक है ना, थक्सिन शिनावात्रा को ताकत मिली जब इन्होंने थाईज लव थाई नाम की पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा। ठीक है, लेकिन थक्सिन शिनावात्रा भी काफी परेशान रहे हैं थाईलैंड की पॉलिटिक्स को हैंडल करने में। थाईलैंड की पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत स्टेबल है, इट इज नॉट एज इजी टू हैंडल। मिस्टर थक्सिन शिनावात्रा को जो कंट्रोवर्शियल वॉर ऑन ड्रग्स रहा है, इसके लिए भी इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस वॉर ऑन ड्रग्स के चलते थाईलैंड में 2,500 लोगों की मौतें हुई हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो क्रैकडाउन किया मुस्लिम डोमिनेटेड साउथ रीजन ऑफ द कंट्री में, उसके चलते इंसर्जेंसी प्रमोट हुई थाईलैंड के अंदर। 2005 के इलेक्शंस जरूर जीत लिए थक्सिन शिनावात्रा ने, लेकिन एक फाइनेंशियल स्कैंडल हो गया बाद में। और 2006 में अगर आप देखो तो थक्सिन शिनावात्रा को भागना पड़ गया थाईलैंड से, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। उसके बाद से शुरू हुआ थाईलैंड्स लॉस्ट डिकेड। थाईलैंड में रैलीज राइट शुरू हुए 2008 में। थक्सिन शिनावात्रा सेल्फ एक्साइल में थे और इनके जो सक्सेसर्स थे वो प्रॉपर तरीके से थाईलैंड की सरकार को चला नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, इनके सक्सेसर में एक थे अभिसीत वेजाविया, लेजिटिमेसी के लिए लड़ रहे थे। 2010 में फिर से ब्रूटल क्रैकडाउन होता है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, 90 लोगों की यहाँ पे जान जाती है। 90 लोग थक्सिन शिनावात्रा के सपोर्टर्स थे जिनको रेड शर्ट्स नाम दिया जा रहा था। इनको बैंकॉक में एक आर्मी फायरिंग में गोली मारी गई। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा क्रैकडाउन कौन लीड कर रहा था? प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड प्रायुत चैन-ओचा। तो थक्सिन शिनावात्रा एक प्रो डेमोक्रेसी लीडर थे, वॉर ऑन ड्रग्स से लड़ रहे थे, वो हर काम कर रहे थे जो मिलिट्री को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए थक्सिन शिनावात्रा जब भाग गए देश से तो इनके 90 सपोर्टर्स जो कि स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर आर्मी ने गोली तक चला दी और इस गोली चलाने का ऑर्डर दिया प्रायुत चैन-ओचा ने, जो कि अभी के लिए प्रधानमंत्री हैं, मिलिट्री के लीडर है। 2011 में अगर आप देखो तो थक्सिन शिनावात्रा की जो छोटी बहन थी यंगलक शिनावात्रा, ये बनी थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर। ये एक समय पे इंडिया में भी आई थी, दिल्ली में। ओके, इन्होंने कोशिश की कि अपने भाई के लिए एमनेस्टी लेके आ सके, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये अपने भाई को देश के अंदर लेके नहीं आ पाई। उसके बाद फिर से आर्मी एक कूप करती है और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देती है थाईलैंड में 2014 में, और कंट्री फिर से पैरालिसिस में चली जाती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं और फाइनली 2017 में जो थाईलैंड की मिलिट्री एक नया संविधान लेके आती है जिसमें 250 मेंबर की सेनेट बनाई जाती है। इसको लाने का सीधा ऑब्जेक्टिव ये था, थाईलैंड के मिलिट्री रूलर से जानते हैं कि थाईलैंड की जनता को डेमोक्रेसी चाहिए और जिस जनता को डेमोक्रेसी चाहिए वो वोट डाल के डेमोक्रेटिक लीडर्स को चुनेगी। तो इन डेमोक्रेटिक लीडर्स को मान लो चुन भी लिया जाता है तो भी मिलिट्री उनको पावर में नहीं आने देगी अगर एक 250 मेंबर्स की इनडायरेक्टली अपॉइंटेड सेनेट यहां पे प्रेजेंट हो। और यही सेनेट यहां पे प्रेजेंट है। इंडिया के अंदर लोकसभा के अंदर जिस सरकार की मेजॉरिटी है वही सरकार बनाती है, जो कि सेनेट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन थाईलैंड के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट मिल के सरकार बनाती हैं। इससे पता चलता है कि मिलिट्री का कितना इन्फ्लुएंस है वहां की सरकार के बनने में। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो थाईलैंड में एक और प्रॉब्लम है, मोनार्की। थाईलैंड के राजा तो जर्मनी के एक बड़े रिजॉर्ट में जाके बैठ गए थे जब कोरोना से लोग ग्रस्त थे। थाईलैंड में लोग बहुत नाराज हो गए थे अपने राजा से। एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्ट करती है थाईलैंड के अंदर। मिलिट्री लीडर्स को सपोर्ट करता है वहां का मोनार्क जो किंग है। थाई जो किंग है उसको गॉड लाइक स्टेटस दिया जाता है सोसाइटी में। इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है सरकार में इसका, और ये कहीं ना कहीं मिलिट्री सरकार की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। लोग नाराज है अपने राजा से। ओके,
इसे लेस मेजेस्टी लॉ कहा गया। मतलब कुछ ओवरऑल ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक एम्बिट से बाहर है, वो वैसी की वैसी चलेंगी, लोग उसमें इंटरफेयर कर नहीं सकते। जो करंट मोनार्च हैं महा वाजिरालोंगकॉर्न, इन्होंने 2016 में गद्दी पर बैठे अपने फादर की मृत्यु के बाद, जो कि रेवर्ड किंग भूमिबोल अदुल्यदेज थे। भूमिबोल अदुल्यदेज के लोग इज्जत करते भी थे, करंट राजा की बिल्कुल नहीं करते। खास बात दोस्तों ये है कि जो थाईलैंड का रूलिंग मोनार्क है ये वन ऑफ द रिचेस्ट है अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करो। अब इनको आप सऊदी अरेबिया के राजा वगैरह से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि वो टेक कंट्रीज तो वैसे भी डिक्टेटोरियल कंट्रीज हैं। तो आप देखो तो जो थाईलैंड का राजा है उसके पास पूरी तरीके से कंट्रोल है क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो का, और उसके कंट्रोल के थ्रू वो अपने पैलेस के $30 बिलियन के एसेट्स को मैनेज करता है। मतलब ओवरऑल एक बड़ा प्राइवेट एंटरप्राइज ही है थाईलैंड की मोनार्की राजा के हाथ में। तो इस समय पे रिचेस्ट एग्जिस्टिंग मोनार्की थाईलैंड है, ठीक है ना। जो किंग है उनके पास 2 आर्मी यूनिट्स का डायरेक्ट कंट्रोल है। 2020 में एक डिसकंटेंट हुआ मोनार्की के अगेंस्ट, बहुत प्रोटेस्ट हुए थाईलैंड के अंदर मोनार्की के अगेंस्ट। जो स्टूडेंट थे वो सड़कों पे उतर आए, किंग के एसेट्स के अगेंस्ट बोलने लगे कि क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो का कंट्रोल किंग के हाथ में नहीं होना चाहिए। बट इस समय पे अगर आप देखो तो प्रायुत चैन-ओ-चा जो कि मिलिट्री बेस्ड लीडर हैं, इनकी जो सरकार है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज हैंड इन ग्लव विद द मोनार्की ऑफ थाईलैंड। तो मोनार्की ऑफ थाईलैंड और इनकी मिलिट्री लीडरशिप मिलके भैया बंदर बांट कर रहे हैं, लोगों के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं आ रहा। तो लोग यहाँ पे मिलिट्री से तो परेशान है ही, अपने राजा से भी यहाँ पे परेशान है, ठीक है। राजा ज़्यादा इनके बारे में सोचता था नहीं। कोविड के समय पे भाग के जर्मनी के एक रिजॉर्ट में बहुत सारी लेडीज़ के साथ वो आराम कर रहे थे, और कोरोना के चलते लोग परेशान थे। एक लीडर, एक राजा वो होता है जो मुसीबत के समय पे अपनी जनता के साथ खड़ा हो, ना कि मजे करे। तो अब आप अगर देखो तो जो करंट इलेक्शन है ये पहले इलेक्शन है सिंस मेजर प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ऑफ 2020 एंड सेकेंड सिंस 2014। तो 2014 के कूप के बाद दूसरे इलेक्शन से 2020 के डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के बाद ये पहले इलेक्शन है। तो मिलिट्री बैक पार्टीज को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, डेमोक्रेटिक पार्टीज को यहाँ पे जिताया है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टीज भी कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटी की वजह से सीधे सरकार नहीं बना पा रही है, और आगे आने वाले समय में मिलिट्री इनके सरकार बनाने के एफर्ट को किस हद तक सबवर्ट करेगी ये देखते हैं। उसके बाद लोग कितना बवाल करेंगे, कितना प्रोटेस्ट करेंगे, ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, आगे चलते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। एडिटोरियल एनालिसिस में मणिपुर A rude reminder of नॉर्थ ईस्ट टेंशंस, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। एम के नारायण साहब का आर्टिकल है, ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। देखिए मणिपुर में वायलेंस हुआ, 1 महीने से ज़्यादा वायलेंस चला, 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई, हज़ारों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए हैं। रॉ वाउंड्स हैं अभी। मीतीस एक तरफ और दूसरी तरफ कुकी, चिन, मीजो, जोमी, नागा कम्युनिटीज, इनके बीच की दरार इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये शांत हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। सबको लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट बाकी देश के रिस्पेक्ट में ज्यादा पीसफुल है, वहां के लोग के अंदर जो एथनिक कंसोलिडेशन है वो ज्यादा है। लेकिन ये बात फिर से प्रूव हो जाती है कि जो एथनिक आइडेंटिटी ही है हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। देखिए नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड के साथ इंटीग्रेट कर रहा है और धीरे धीरे आपस में भी ट्रूली इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन कम्युनलिटीज के साथ डिफरेंसेस भी बहुत हद तक एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग ट्राइब्स और कम्युनिटीज में, नागालैंड मतलब मणिपुर में। इनफैक्ट अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसे इलाका है जहां पर राज्यों के बीच में लड़ाई होती है लैंड के लिए। हमारे देश में राज्यों के बीच में लैंड के लिए ज्यादा लड़ाई होती है, आपको नजर आएगी, लेकिन वायलेंट लड़ाइयां नॉर्थ ईस्ट में अक्सर कर होती रहती हैं। आसाम के बॉर्डर स्टेट्स के साथ क्लैशेस अक्सर कर न्यूज निकल के आती रहती है। तो इस लेवल का मैग्नीट्यूड का वायलेंस हो कैसे गया? तो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ रीजन सेंट्रिक कैलकुलस, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनल कोहेजन नॉर्थ ईस्ट में कम एग्जिस्ट करता है। एथनिक और कास्ट ट्राइब के बेसिस पे जो राइवलरीज है, जो इंटरनेशनल टेंशंस हैं, इंटरनल टेंशंस है, जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो भले ही हमारे कंपोजिट कल्चर के अंदर हम नॉर्थ ईस्ट के रीजन को मेनलैंड के साथ इंटीग्रेट करें, आपस में साथ इंटीग्रेट करें, लेकिन एथनिक अलायंस एक ऐसा फैक्टर है, एथनिक एलिजियंस, जिसको हरा पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। एथनिक आइडेंटिटीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ट्राइबल एंटिटीज कंसोलिडेशन करने की कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन जब बात आ जाती है उन क्लैश में उनके एथनिक आइडेंटिटी के साथ, तब वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये लड़ाई हमको मीती और कुकी नागा अल्ट्रा रेडिकलिज्म जो वायलेंस हुआ है उसमें देखने को साफ साफ नजर आती है। ठीक है ना। आज की डेट में मणिपुर में मीती शॉविनिज्म देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ कुकी, मीजो और जोमी लोग भी यहाँ पे शांत बैठे नहीं। मीतीस धीरे धीरे करके अपनी मिलिटरिस्टिक प्रोफाइल बना रहे हैं। ठीक है,
नेटवर्किंग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के रिसर्जेंट आउटफिट्स के साथ, और मीतीस लोग ये बोल रहे हैं कि बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ हम ले लेंगे लेकिन हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा चाहिए। बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि मीतीस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इनको एक्स्ट्रा दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये एथनिक आइडेंटिटी किसी भी प्रकार का कंसोलिडेशन रोक रही है। जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, ठीक है ना, उनको ज़्यादा सुन नहीं रहे कुकी जुमी लोग का बोलना है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके मणिपुर के, वो बहुत हद तक प्रो मीती हैं, वो प्रो मीती के रिस्पेक्ट में डिसीजंस ले रहे हैं। अमित शाह जी इस समय पे मणिपुर गए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन उतना इफेक्ट ग्राउंड लेवल पे आया नहीं। एक और अनाउंसमेंट रिसेंटली हुआ है, जो डीजीपी हैं मणिपुर के, जो कि कुकी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, उनको बदला गया। ऐसा बताया जा रहा था कि वॉज नॉट इफेक्टिव इन डीलिंग विद द टेंशंस। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब बात कल्चरल आइडेंटिटी और आपकी एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे हो, तो एक कुकी कम्युनिटी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इन सब क्लैशेस के बीच में से हटा देना एक गलत सिग्नल भेजता है। बेटर ये रहता कि इनको ना हटाया जाता, ताकि कुकी जूमी कम्युनिटी के लोगों को लगता कि हाँ उनके लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ किया जा रहा है। अब हालात ये है कि मीती इलाका अलग है, कुकी जूमी इलाका अलग है। अलग अलग इलाकों में लोगों को कंटेन करके रखा है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अगर खुला छोड़ दिया तो लड़ के आपस में एक दूसरे के साथ मर जाएंगे। तो मणिपुर के इम्ब्रोलियो का सॉल्यूशन अर्जेंट बेसिस पे निकालना जरूरी है, और सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से निकालना है ताकि इस प्रकार का वायलेंस अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी और हिस्से में हो तो उसका सॉल्यूशन हम जल्दी ढूंढ पाए। नेक्स्ट गौरव गोगोई साहब का आर्टिकल है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आसाम से। इनका कहना है एडोलेसेंट गर्ल्स न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया के फ्यूचर के फुल पोटेंशियल को मीट करने के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ये एक अनकॉम्प्रोमाइजेबल सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट, ठीक है ना, ओवरऑल हेल्थ, गर्ल्स की न्यूट्रिशन, खासकर एडोलेसेंट गर्ल्स की न्यूट्रिशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे देश को डेवलप करना है तो देश के लोगों को डेवलप करना है, और लोगों को डेवलप करने के लिए 50% जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको डेवलप करना है, और उसको डेवलप करने के लिए एडोलेसेंट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 14 से 18 साल की एज ग्रुप में जो लड़कियां आती हैं, जिनको आप यहाँ पे एडोलेसेंट बोल रहे हो, उनकी हेल्थ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दे आर हेल्दी तो वो एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट होंगे। कल की डेट में वो अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरियां कर सकती हैं, अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, देश की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। कल की डेट में मान लो हर लेडी एक मदर बनती है, तो अगर वो मदर्स बनती हैं तो जब वो बच्चे पैदा करेंगे तो उन बच्चों का हेल्दी होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर लड़की हेल्दी है कि नहीं है। तो इसीलिए एडोलेसेंट गर्ल्स की हेल्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया आर वेरी मच प्रोन टू अंडर न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के चलते पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लेडीज के शरीर में से खून की एक बड़ी मात्रा कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसके चलते आयरन की कमी उनके खून में कॉम्प्रोमाइज होती है, उनका न्यूट्रिशन इफेक्ट होता है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हुआ 2019-21 का, इसने भी कंसर्न्स को कंफर्म किया। 59.1% जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो एनीमिक पाई गई। NFHS 4 के नंबर्स ये रिपोर्ट करते हैं कि 41.9% ऑफ द स्कूल गोइंग गर्ल्स आर अंडरवेट। ठीक है, अगर आप देखो सिचुएशन इस बात से भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस टू कल्चरल नॉर्म्स, lack of a gender neutral environment within a household affects the nutrition uptake in adolescent girls. Adolescent girls के अगेंस्ट हमारी सोसाइटी में एक सोशल टैबू है। घरों में लड़कों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों पे कम ध्यान दिया जाता है। तो ओवरऑल कभी कभी इस सोशल फैक्टर के चलते भी जो हमारी गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। तो करंट हेल्थ इंटरवेंशन इस बात को प्रूव करते हैं कि एडोलेसेंट गर्ल्स की हेल्थ के ऊपर, उनके सेफ्टी पैरामीटर और हेल्थ पैरामीटर के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान सरकारों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जो कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर इंडिया को डेवलप करना है तो आप एडोलेसेंट गर्ल्स के लोअर एजुकेशनल और हेल्थ अटेनमेंट से कुछ नहीं कर पाओगे। अगर अंडर नूरिश्ड एडोलेसेंट गर्ल्स हायर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में रहती हैं, तो वो आगे आने वाले समय में फैमिली के हेल्थ केयर बर्डन को बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, कम्युनिटी के हेल्थ केयर बर्डन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, पॉवर्टी को बढ़ाएगा, वगैरह वगैरह। तो जरूरी यह है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए, एक लाइफ साइकिल अप्रोच को अपनाया जाए, गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए एडोलेसेंट गर्ल्स को, बेटर केयर की जाए इनकी, ताकि ओवरऑल आगे आने वाले समय में जो फैमिलीज हैं वो भी ओवरऑल हेल्दी हो, और कहीं ना कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट को भी हम यहाँ पे इंश्योर कर पाए। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं।
एक अच्छा स्टेप यहां पे सरकार ने लिया है, जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है, इस पर्टिकुलर स्कीम को पोषण 2.0 के अंदर इंक्लूड किया गया। पोषण 2.0 प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो जो पोषण 2.0 इसके अंदर इंक्लूड किया गया स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम को। अच्छी बात है ये। जरूरी ये कि इस स्कीम को सरकार के द्वारा प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए ग्राउंड में, और इसके साथ साथ कुछ और स्कीम्स हैं जिनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके थ्रू भी स्ट्रॉन्गर अवेयरनेस फैलाई जा सकती है सोसाइटी में। न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं जो कि बेनिफिशियरी को हेल्प करेंगे, मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स को हेल्प करेंगे। फिर टारगेटेड और रीजनली कंटेक्चुअलाइज सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के एफर्ट्स चलाए जा सकते हैं ताकि फैमिलीज एडोलेसेंट गर्ल्स की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दें। हेल्थ वर्कर्स की रूटीन ट्रेनिंग करानी, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करना अलग अलग स्कीम्स का, ये सब यहाँ जरूरी है। एक होलिस्टिक नैरेटिव जरूरी है यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल के न्यूट्रिशन पे, ओवरऑल मेंटल और फिजिकल वेलबींग को इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है भाई, ये यहां पे बताया जा रहा है। अब भाई महाराष्ट्र से एक न्यूज निकल के आ रही है, लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस। कुछ दिन पहले आप पढ़ रहे होगे छोटी मोटी न्यूज, अब आजकल कम्युनल वायलेंस इतना ज्यादा हो रहा है, कभी भी कहीं भी देश के हिस्से में लड़ाई छिड़ जाती है, लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हुआ यह है कि मुगल एम्परर औरंगजेब की फोटो कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लगा ली, पकड़ के उनको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोगों ने 18वीं शताब्दी के मैसूर के किंग टीपू सुल्तान की फोटो लगा ली। कोल्हापुर में क्लैशेस हुए पिछले कुछ दिनों में। महाराष्ट्र में डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक प्री मेडिटेटेड प्लान सा लग रहा है कम्युनल पोलराइजेशन का। पॉट बॉइलिंग रहे, कुछ ना कुछ नाम पे लोग धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ते रहे, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पे करवाई जा रही है। 40 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स यहाँ पे इशू किए गए हैं। और 17 मार्च को कुछ प्रोटेस्ट हुए कोल्हापुर में, बीड़ में 9 जून को प्रोटेस्ट हुए। हुआ यह है कि रिसेंटली औरंगाबाद का नामकरण करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। तो ये बताया जा रहा है कि ट्रिगर है लेटेस्ट इंसिडेंट्स का। 30 मार्च को एक इंडिविजुअल की अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मृत्यु हो गई इस पर्टिकुलर क्लैशेस की वजह से। 30 मार्च को एक रामनवमी प्रोसेशन में मलाड में मुंबई में कुछ क्लैशेस हुए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में, चूंकि लाउड म्यूजिक यहाँ पे बजाया जा रहा था। 4 अप्रैल को जलगांव में लाउड म्यूजिक बजाया जा रहा था, ठीक है ना, एक मॉस्क के सामने, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। अकोला में 13 मई को अगर आप देखो तो वायलेंस हुआ, सोशल मीडिया पोस्ट पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला गया यहाँ पे। तो एक्सटेंसिव वैंडलिज्म, आर्सन, सेटिंग व्हीकल्स अब्लेज, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पुलिस वालों को चोटें लग रही हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। 300 लोगों को बुक किया गया। त्र्यंबकेश्वर नासिक में एक सिंक्रेटिक प्रैक्टिस है कि मुस्लिम्स टेंपल पे ओबेसियांस देने जाते हैं, वहां पे बवाल हो गया, लड़ाई सी होने लगी। 14 मई को अहमदनगर में शिवगांव में कम्युनल वायलेंस हुआ। तो एकदम से इतनी सारी जगहों पे कम्युनल वायलेंस कैसे हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हिंदू मुस्लिम विवाद भड़क सकता है। किसी जेन्युइन क्या, आप देखिए भड़कने को तो दंगे किसी भी बात पे भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं। बट कम्युनल वायलेंस देखा जाए तो कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, गालियां दे रहा है और उल्टी सीधी बकवास हो रही है। तो एकदम से पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में इतनी सारी जगहों पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेगुलरली कैसे ये बवाल हो रहा है, इस बात को यहां पे इस आर्टिकल में पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो एक ट्रेंड के बारे में बात कर रहा है एक आर्टिकल। 2014 में जब लोकसभा असेंबली इलेक्शंस हुए, 2014 में जब लोकसभा में इलेक्शंस हुए और 2017 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए उत्तर प्रदेश में, तब इस प्रकार का वायलेंस देखने को मिला। शायद ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि इस प्रकार का वायलेंस जबरदस्ती पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक्टिवेट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है, ऑथर का एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है कि आप कम्युनल वायलेंस को इंस्टिगेट तो कर देते हो, उसको बढ़ा तो देते हो, लेकिन उसके बाद उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। कम्युनल वायलेंस एक ऐसी चीज है जो कितना खतरनाक हो सकता है, वो इस देश का पार्टीशन इस देश को बता चुका है। तो इस प्रकार की चीजों को इंस्टिगेट ना किया जाए वो ज्यादा बेटर है। और ऑथर का ये बोलना है कि इतने कोऑर्डिनेटेड स्केल पे, इतनी बड़े क्वांटम में महाराष्ट्र में ही इतना सारा आप कह लो कम्युनल वायलेंस कैसे हो रहा है, ये बिना भड़काए बरगलाए नहीं हो सकता। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो बेसिकली इसको इस पर्टिकुलर ऑथर ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो अलायंस है वर्सेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की फैक्शन का जो अलायंस है, उसके बीच में जो ये कॉम्पिटिशन हो रहा है इलेक्शन के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे
भैया इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में रिसेंटली हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर साहब ने प्रोग्नोसिस दिया कि भाई इकोनॉमी ऑटो पायलट मोड में है, 2030 तक 6.5 से 7% तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। पिछले साल की जीडीपी ग्रोथ 7.2% एक अंडर एस्टिमेट था, तब 2026 में फाइनल एस्टिमेट्स आ जाएंगे तो ग्रोथ नजर आएगी। 1979 से भी 2008 तक चाइना की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही थी, कुछ उसी प्रकार के मोड में हमारी देश की इकोनॉमी भी है, कम से कम अगले 8 से 9 सालों के लिए। इसके लिए ऑलरेडी हमारी सरकार बहुत सारे रिफॉर्म्स को ले चुकी है, चाहे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को साफ करना हो, चाहे जीएसटी को रैशनलाइज करना हो, चाहे डिजिटाइजेशन हो, चाहे इन्फ्लेशन को प्रून करना हो। लेकिन चूंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 से 3 सालों में कोई बड़ा अर्जेंट रिफॉर्म लिया जाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। बट डेफिनेटली इंडिया के अंदर कुछ सेक्टर्स जैसे स्टील और सीमेंट टॉर्च बीरर बन के आए हैं। इंडस्ट्री के बहुत से सेक्शंस एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कोविड के बावजूद भी जो हमारी जीडीपी कंस्ट्रक्शन हुआ था 5.8% का 2020-21 में, वो रिवर्स हो चुका है। प्री पैंडेमिक ग्रोथ पाथ पे हमारी देश की इकोनॉमी आ चुकी है। लेकिन प्री पैंडेमिक ग्रोथ पाथ पे आना ही इनफ नहीं है, क्योंकि कोरोना के आने से पहले भी 3-4 क्वार्टर तक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो रही थी। हमें इस स्लो डाउन को रिवर्स करके ग्रोथ में बदलना है। एक वर्चुअस साइकिल ग्रोथ की यहां पे आनी चाहिए, जिसमें मिलियंस की तादाद में लोगों के लिए जॉब क्रिएशन हो, डिमांड ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और जो दुनिया इस समय पे एक सिद्धांत फॉलो कर रही है, एक प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, चाइना +1 सप्लाई चेन क्वेस्ट का, इस +1 में सबसे ज्यादा इंडिया को एडवांटेज लेना है। उसके लिए हमारे देश की सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कुछ गलत स्टेप्स भी लिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल हायर इंपोर्ट टैरिफ, कुछ आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट पे ज्यादा ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसके चलते वो आइटम डोमेस्टिक मार्केट में महंगा हो सकता है और रॉ मटेरियल्स भी इसमें कुछ महंगे हो सकते हैं। उसके साथ साथ एंजल टैक्स, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो एंजल होते हैं, जो नए बिजनेसेस में अपना पैसा लगाते हैं, इस एंजल टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब इस एंजल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना।